हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 6 का लास्ट लेक्चर, जहां पे हम पढ़ने वाले हैं कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन। ठीक है, कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन। यहां कैलिब्रेशन तो ठीक है, बच्चों को क्यों क्यों रहता है, मतलब समझ में आ जाता है, लेकिन वैलिडेशन में बच्चों को थोड़ी सी आती है प्रोसेस की। सर ये वैलिड, किसी चीज को हम वैलिड कर दे रहे हैं, प्रोसेस को वैलिड कर दे रहे हैं, तो वैलिडेशन है क्या? चलो उसको समझाता हूं मैं। तो अगर हम बात करें अपनी फार्मास्यूटिकल जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होती है, तो फार्मा मैन्युफैक्चरिंग में जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, नीड टू अंडरगो 3 प्रिंसिपल्स। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के दौरान 3 प्रिंसिपल्स हैं स्टैंडर्ड्स के, कि अगर हमें ये करना है कि हमारा जो सारा प्रोसेस है, हमारा प्रोडक्ट है, वो सब स्टैंडर्डाइज तरीके से बन रहा है, स्टैंडर्ड प्रिपेयर हो रहा है, तो 3 चीजें होना जरूरी है। ठीक है, जिससे कि हम अचीव कर सके हाई क्वालिटी। क्या है वो 3 चीजें? वैलिडेशन, क्वालिफिकेशन एंड कैलिब्रेशन। अब ये वैलिडेशन क्या होता है? अगर डेफिनेशन की बात करूं थोड़ी सी यहां पे मैं, तो क्या बोल रहा है ये? वैलिडेशन इज अ डॉक्यूमेंटेड एविडेंस बेस्ड एक्टिविटी। डॉक्यूमेंटेड एविडेंस बेस्ड, लिखित है और साक्ष्य है, मतलब कोई चीज हमने प्रैक्टिकली की और उसको लिख दिया। इसका क्या एग्जैक्ट मीनिंग है बताता हूं मैं। तो डॉक्यूमेंटेड है, एविडेंस बेस्ड एक्टिविटी है, यानी कि हम फिर उसी के हिसाब से जब भी फर्दर एक्टिविटी करेंगे तो हमारी एक्टिविटी सही होगी। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या है। और वैलिडेशन हम हर जगह लगा सकते हैं। क्लीनिंग प्रोसेस किस तरीके से की जाए, ऑपरेशन किस तरह से की जाए, लेबर किस तरह से लगाई जाए, मशीन को ऑपरेट किस टेम्परेचर पे, किस प्रेशर पे करना है। ठीक है, तो वैलिडेशन का मतलब क्या है, इसको सिंपल मैं एक घर के एग्जाम्पल समझाता हूं ताकि बहुत इजीली आपको समझ में आ जाए। सपोज किसी को रोटी बनानी है ना, सिंपल सा एग्जाम्पल है, समझो इसे। रोटी बनानी है तो क्या करेंगे हम लोग? जब सपोज हम लोग पहली बार रोटी बनाने जा रहे हैं, हमें नहीं पता रोटी कैसे बनती है। ठीक है, मान लो कोई न्यू वो है, बच्चा है, न्यू बच्चा इन द सेंस फर्स्ट टाइम रोटी बनाने जा रहा है, उसे नहीं पता। ठीक है, हॉस्टल में रह रहा है, रोटी बनाने जा रहा है, वो क्या करेगा? थोड़ा सा आटा लेगा, लेट हम मान लेते हैं कि वो हाफ के जी ले लेते हैं, या 250, चलो हाफ के जी ले लेते हैं, समझने के लिए आसान रहेगा, ज्यादा हो जाएगा वैसे एक बच्चे के लिए। ठीक है, 500 ग्राम क्या लेता है? आटा ले लेता है। फिर उसमें वो ऐड करता है क्या? वाटर। उसने क्या किया? पानी मिलाया। ठीक है, और उसको मिक्स करना स्टार्ट किया। पानी मिलाया, मिक्स किया। ठीक है, और वो क्या देखता है? रिजल्ट यहां पे कई तरीके से आएंगे। जो रिजल्ट है, अब यहां पे यही चीज समझनी है, वैलिडेशन का मतलब क्या है। रिजल्ट मतलब हमारा आटा मर जाना चाहिए था। आटा लिया, उसने क्या किया? एक साथ 200 ml या 250 ml पानी एक साथ डाल दिया। पहले स्टेप में उसने क्या किया? पहली बार जब किया, एक साथ पूरा पानी लिया, एक साथ डाल दिया 250 ml। अरे तो हुआ क्या? एक साथ डालने में उसको लगा कि यार ये आटा कुछ थोड़ा सा पतला हो गया, यानी कि एक साथ पानी डाला तो अब मामला गड़बड़ हो गया। अब उसको समझ में आई बात क्या, कि पानी को एक साथ नहीं डालना है। ठीक है, अब उसने क्या किया? ये फर्स्ट स्टेप में एक साथ डाल दिया था, उसने दूसरी बार में क्या किया? जब दोबारा आटा मारा तो वो तो खराब हो गया, उसने दोबारा आटा मारा। इस बार उसने ग्रेजुअली, धीरे धीरे, बात को समझना। वैलिडेशन का मतलब समझेंगे आप। जो एविडेंस बेस्ड का मतलब क्या होता है? सबूत के आधार पर। हम एक बार एक्सपेरिमेंट कर लिया, हमने प्रैक्टिकल करके देखा इस प्रोसेस को, इस वाले केस में तो फेल हो गया, मामला गड़बड़ हो गया। हमने दोबारा में क्या किया? स्लोली, जिसे हम ग्रेजुअली भी कहते हैं, यानी कि धीरे धीरे आटा, 50 ml पानी डाला, फिर 50 ml डाला, फिर 50 ml डाला, या शुरुआत में एक साथ 100 ml डाल दिया और फिर 50 ml करके डाला। और क्या देखा कि ये जो हमने किया, पहले 100 ml डाला, फिर 50 ml और फिर जो 50 ml डाला, इसमें हमारा आटा एकदम परफेक्ट मर गया। हमने मिक्स करते गए, मतलब पानी डालते गए, वाटर को ऐड करते गए, मिक्स करते गए, ऐड करते गए, मिक्स करते गए, यानी कि ये 2 स्टेप एक साथ चल रहे हैं। ऐड एंड मिक्सिंग, ये 2 स्टेप एक साथ चल रहे हैं। ठीक है भाई, उसने सेकंड वाले स्टेप में ये वाला काम किया, ऐड किया, मिक्स किया, ऐड किया, मिक्स किया, आटा मर गया, और उसके बाद उसने, ये रिजल्ट 1 हमारा खराब हो गया। उसके बाद उसने तुरंत क्या किया? तुरंत रोटी बनाना स्टार्ट कर दी। बात को समझ लेना, वैलिडेशन का एग्जैक्ट मीनिंग क्लियर हो जाएगा आपको।
वैलिडेशन का एग्जैक्ट मीनिंग क्लियर हो जाएगा। तो एक बार उसने ये तरीका अपनाया, दूसरी बार में उसने ये तरीका अपनाया, लेकिन गलती क्या कर दी, अब ये गलती कोई मुझे पता है, आपको पता है, सबको पता है, उसने एकदम से रोटी बनाना स्टार्ट कर दी। तो रोटी जो उसने बनाई, रोटी सिकी, सब कुछ हुआ, लेकिन रोटी बन भी गई, लेकिन एक होता है हम लोग फुलकिया जिसे कहते हैं, एकदम फूल जाती है रोटी, वैसी रोटी कुछ बन रही थी, कुछ नहीं बन रही थी, उतना अच्छा नहीं आ रहा, आटा रोटी बन गई, खाने लायक थी, पेट भी भरता, सब कुछ, रोटी सिकी, सारा काम हुआ, ये रिजल्ट 2 आया। बट हमें क्या चाहिए था, दिमाग में क्या था यार, वो फुलकिया सी बन जाती है ना, गोल रोटी गोल फूल जाती है, वैसी चाहिए थी। तो अब उसने सोचा कि भाई आटा थोड़ा सा वो लग रहा था, या जो भी उसने अपना दिमाग लगाया या कहीं से पता किया। तीसरी बार में उसने क्या किया, सारा स्टेप सेम प्रोसेस किया, आटा लिया ग्रेजुअली, यानी कि ऐड मिक्स वाला स्टेप लिया, और उसके बाद जब आटा मड़ गया, मड़ने के बाद उसने क्या किया, 15 मिनट के लिए उसे छोड़ दिया, लीव। अब 15 मिनट में आटा क्या होता है, हम सबको पता है, आटा मार के रख दो तो आटा फूलता है, ठीक है। और जब आटा फूलता है तो उसके बाद जब रोटियां बनती हैं तो बहुत ही अच्छी और सॉफ्ट बनती हैं, ठीक। ये बात समझ में आई। अब उसके दिमाग में एक चीज सेट हो गई, बात को समझना है। ये देखो वैलिडेशन सेम ऐसी होता है। अब वैलिडेशन आप कहीं पे भी करेंगे ना तो ऐसी होता है, ये नहीं कि हम लोग देखते हैं ना कि मशीन कैसे काम करेगी, हम तो कहते हैं अरे ये पहली बार में कैसे हो गया। कोई चीज पहली बार में नहीं होती है, खासकर साइंस में, यहाँ पे प्रैक्टिकली चीज हमें करके देखनी है। अब उसने अपने दिमाग में एक चीज लिख लिया, यूं कह लो उसने अपनी कॉपी में लिख लिया कि अगर 500 ग्राम आटा लेना है तो उसमें हमें करीब करीब टोटल कितना 200 ml पानी डालना है। लेकिन पानी कैसे डालेंगे, इसकी कंडीशन रहेगी ग्रेजुअली, धीरे धीरे करके, एक साथ नहीं डालेंगे, ठीक है। उसके बाद जब आटा मर जाएगा फिर हमें क्या कर देना है, 15 मिनट के लिए उसे छोड़ देना है, और फिर हमें रोटियां बनानी है, हमारी रोटी अच्छी बनेगी। तो यहां से उसने क्या कहा, मान लो किसी दिन उसके घर में 4 दोस्त आ गए, उसने कहा था रोटियां ज्यादा चाहिए, तो उसने इसी वाले आइडिया से आइडिया लगाया और कितना लिया, मतलब 1 kg आटा ले लिया। अब इस बार इसने पानी कितना ले लेगा, 400 ml ले लेगा, धीरे धीरे मिलाएगा, ये टाइम सेम ही रहने वाला है 15 मिनट का, और फिर रोटी बना देगा। तो यहां से देखो एक आइडिया लग गया कि अच्छा क्वांटिटी बड़ी है तो हम ये वाली चीजें बढ़ा लेंगे उसी हिसाब से। तो ये क्या हो गया, ये वैलिड हो गया, इसके हिसाब से हम काम कर सकते हैं। तो ये जो इसने पूरा सीखा, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट किया और ये प्रोसेस सेट कर दी, तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि रोटी बनाने की प्रोसेस वैलिडेट हो गई है। मैंने उसको वैलिडेशन कर दिया है लिखित तौर पर, एविडेंस है ना, डॉक्यूमेंट भी कर दिया, इसे कॉपी पे लिख भी लिया, ठीक है। दिस इज द वैलिडेशन। तो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में बहुत सारी चीजें होती हैं, हमें क्लीन करना है, कोई प्रोसेस है, बहुत सारी चीजें हैं, किसी भी चीज को करना है तो हम उसको करके पहले मतलब एक नहीं ऐसे करते हैं, डेमो करके देखते रहते हैं, जिससे बेस्ट रिजल्ट आता है उसको लिख लेते हैं और उसको कहते हैं कि ये हो गया वैलिडेट। अगर इसके हिसाब से काम होगा तो रिजल्ट सबसे बेस्ट आएगा। क्लियर है बातें, वैलिडेशन क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। तो वैलिडेशन बच्चों को कई बार प्रॉब्लम करता है कि वैलिडेशन है क्या, तो ये रोटी वाला एग्जांपल से हमेशा बच्चों को समझाता हूं, अच्छा समझ में आता है, ठीक है। चलिए अब आपको यहां पर मेरे को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैलिडेशन इज ए डॉक्यूमेंटेड एविडेंस बेस्ड एक्टिविटी है, यानी हम जो एक्टिविटी करेंगे वो डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, लिखित और एविडेंस बेस्ड। एविडेंस क्या होता है, सबूतों के आधार पर। ये रहा सबूत कि भाई उसने सारा कुछ करके देखा, तो ये सब उसने डॉक्यूमेंट किया कि मैंने पहले ऐसे किया। भाई जब हम फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में काम करते हैं, वहां पे जब वैलिडेशन होता है वहां पे सारी चीजें लिखी जाती हैं कि ऐसा किया तो ये रिजल्ट आया, ऐसा किया तो ये रिजल्ट आया, तो दिस इज द बेस्ट रिजल्ट। वहां सब कुछ डॉक्यूमेंटेड रहता है, ठीक है। चलो, एक्टिविटी डन टू कंफर्म डेट, जो कि कंफर्म करता है एनी प्रोसीजर, कोई भी प्रोसीजर या प्रोसेस या इक्विपमेंट, कुछ भी हो सकता है, या कोई मटेरियल है, या कोई एक्टिविटी है, या सिस्टम एक्चुअली लीड्स टू द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। तो कह रहा है वैलिडेशन क्या है, एक्टिविटी है। कैसी एक्टिविटी है, डॉक्यूमेंट एविडेंस बेस्ड एक्टिविटी है, जो कंफर्म करती है अगर हम कोई प्रोसीजर प्रोसेस कुछ भी करें तो लीड्स टू द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। तो जैसा हम रिजल्ट चाहते हैं वैसा ही रिजल्ट आएगा अगर हम इस के बेस पर, है ना, एविडेंस बेस्ड जो एक्टिविटी करते हैं उसके हिसाब से काम करते हैं, तो जैसा हम चाह रहे हैं, सोच रहे हैं, हमको रिजल्ट वैसा ही मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया मेरे ख्याल से अब, क्योंकि यही चीज थोड़ा सा बच्चों को यहां समझने में दिक्कत आती है। होप
फुली आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। नाउ वैलिडेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस हम लोग पढ़ चुके हैं, क्वालिटी एश्योरेंस में सारी चीजें आती हैं, तो कहीं ना कहीं क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर ही वैलिडेशन एक उसका हिस्सा है। बहुत सारी बातें होती हैं इसके अंदर। वैलिडेशन यानी कि अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है या 1 मार्क्स क्वेश्चन आता है 1 MCQ वाला, तो वैलिडेशन इज अ पार्ट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक है। तो वैलिडेशन इन इटसेल्फ डज नॉट इंप्रूव प्रोसेस। वैलिडेशन खुद से कोई प्रोसेस इंप्रूव नहीं करता है ना, कि ऐसा तो है नहीं कि हमने कोई प्रोसेस इंप्रूव कर ली, वो तो एक लिखित चीज है कि ऐसा करोगे तो रिजल्ट बेस्ट आएगा। बट कंफर्म, लेकिन वो कंफर्म करता है दैट द प्रोसेस हैव बीन प्रॉपर्ली डेवलप्ड, कि जो प्रोसेस है, जो तरीका हमने डेवलप करके आप यूज कर रहे हो, वो प्रॉपर्ली डेवलप किया हुआ है और अंडर कंट्रोल है, उसके हिसाब से चलोगे तो रिजल्ट बेस्ट आएगा। क्लियर? ठीक है। आप यल डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, या फिर अकॉर्डिंग जो एफडीए के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यल डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। कह रहा है द गोल ऑफ वैलिडेशन इज टू, वैलिडेशन का उद्देश्य क्या है? इस्टेब्लिश करना डॉक्यूमेंटेड एविडेंस। अब ये बार बार याद है ना कि इस्टेब्लिश करना, यहां पर इसने क्या किया, इस बच्चे ने एक डॉक्यूमेंटेड एविडेंस बेस्ड इस्टेब्लिशमेंट कर दिया है, ठीक है ना। इसने भी इस्टेब्लिश कर दिया है डॉक्यूमेंटेड एविडेंस, जो कि प्रोवाइड करता है, विच प्रोवाइड अ हाई डिग्री ऑफ एश्योरेंस। अब यहां से हाई डिग्री ऑफ एश्योरेंस है कि अच्छा, यानी हाई डिग्री ऑफ एश्योरेंस मतलब सारी रोटियां अच्छी बनेंगी अगर आप ऐसा काम करते हैं। ठीक इसी तरीके से जो चीज लिखित है एविडेंस बेस के आधार पर अगर कोई काम किया जाता है तो सारे प्रोडक्ट हमारे बेस्ट बनेंगे, ठीक है। डाटा स्पेसिफिक प्रोसेस, ठीक है, यानी क्या कह रहा है कि ये डॉक्यूमेंट एस्टैब्लिश डॉक्यूमेंट एविडेंस विच प्रोवाइड अ हाई डिग्री ऑफ एश्योरेंस, जो हाई डिग्री ऑफ एश्योरेंस देता है, आश्वासन देता है कि कोई स्पेसिफिक प्रोसेस जो हम करने जा रहे हैं विल कंसिस्टेंटली, वो लगातार प्रोड्यूस करेगा अ प्रोडक्ट मीटिंग इट्स प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन, ठीक है ना। जो कोई प्रोसेस है वो लगातार उससे जो उस प्रोसेस के माध्यम से जो प्रोडक्ट बन रहा है वो लगातार उसकी जो स्पेसिफिकेशंस है, क्वालिटीज है, पहले से सोची हुई है कि हाँ ऐसा ही बने, वो ठीक लगातार वैसी ही बनती जाएंगी और उसके क्वालिटी एट्रीब्यूट, जो क्वालिटी विशेषताएं वो सारी मेंटेन रहेंगी, ठीक है। तो डेफिनेशन है, समझ में आती है तो आप इसको खुद अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ऐसा नहीं लिखना तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है, जो आपको ईजी लगता है। अब वैलिडेशन शुड दस बी कंसीडर्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। तो वैलिडेशन कब करना चाहिए, कब जरूरत पड़ती है? तो टोटली न्यू प्रोसेस, अगर कोई बिल्कुल ही न्यू प्रोसेस हम अप्लाई करने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है हम पहले उसे वैलिडेट करेंगे, तब ना उसे अपने फैक्ट्री में अप्लाई करेंगे। या कोई नया इक्विपमेंट हमने बना लिया, कोई नई टेक्नोलॉजी आई, इक्विपमेंट बनाया कि हाँ इससे हमारी मिक्सिंग प्रोसेस आसान हो जाएगी, तो फिर हम उसको पहले वैलिडेट करेंगे कि क्या कंडीशन रखी जाए कि हमारी मिक्सिंग बेस्ट हो। या प्रोसेस एंड इक्विपमेंट विच हैव बीन अल्टर्ड टू सूट द चेंजिंग प्रायोरिटीज, या कोई प्रोसेस या इक्विपमेंट है, कोई चीज चेंजेस हुई है हमारे उसमें प्रोडक्ट में, उसके हिसाब से अगर हमें उसमें देखना कि किस तरीके से बेस्ट प्रोडक्ट बनेगा तो उस केस में हम इसको वैलिडेट करेंगे। प्रोसेस वेयर द एंड प्रोडक्ट टेस्ट इज प्योर। कई बार ऐसा होता है हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, कुछ प्रोसेस ऐसी होती है जहां पे हमारा जो आखिरी में जो प्रोडक्ट बनता है उसकी अगर हम टेस्टिंग करेंगे तो टेस्टिंग के जो हमारे तरीके हैं वो उतने अच्छे डेवलप नहीं है, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है और एन अनरिलायबल इंडिकेटर ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी, या फिर जो हम टेस्टिंग कर रहे हैं उससे जो रिजल्ट आता है वो उतना ज्यादा रिलायबल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, सारी की सारी प्रोसेस को वैलिडेट कर लेंगे पहले, जिससे कि हमारा एंड प्रोडक्ट अच्छा ही बने, ठीक है। तो ये सब जगह है जहां पर हमको वैलिडेशन की जरूरत पड़ती है। क्लियर है? अब वैलिडेशन दिमाग में सेट हो गया है, दिमाग में अगर आंख बंद करके बोल लो कि हाँ वैलिडेशन क्या होता है, ठीक है, क्योंकि बार बार अब मैं वैलिडेशन ही बोलूंगा, बार बार सारी चीजों को एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ये जो रोटी वाली प्रोसेस थी, ओके। नाउ टाइप्स ऑफ वैलिडेशन की बात करें तो वैलिडेशन इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन व्हेन एंड हाउ इट इज कंडक्टेड। वैलिडेशन को हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि ये कब और कैसे करना चाहिए उसके आधार पर। पहला है प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन। प्रोस्पेक्टिव होता है ना कि भावित एक तरह से, मतलब जो हमें आगे करना ही करना एक तरह से। दिस इज कंडक्टेड बिफोर अ न्यू प्रोडक्ट, यानी जब भी कोई न्यू प्रोडक्ट या कोई प्रोसेस है जो हमें मार्केट में लेके आना है तो उससे पहले हमको जो हम लोग उससे पहले जो वैलिडेशन करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन कहते हैं, ठीक है। पर्पस क्या है, ये सुनिश्चित करना, टू इंश्योर द प्रोसेस विल कंसिस्टेंटली, हमें यही तो सुनिश्चित करना कि जो प्रोसेस अब हम मार्केट में लॉन्च करने जा रहे हैं वो प्रोड्यूस करेगा प्रोडक्ट दैट मीट्स क्वालिटी स्टैंडर्ड, यानी जो भी उस प्रोसेस से हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही बनेगा।
कब इसका यूज करना चाहिए? जब न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इंट्रोड्यूस होती है, कोई नई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आई है या कोई नया इक्विपमेंट इंस्टॉल्ड हुआ है जो पहले नहीं था, टेक्नोलॉजी के हिसाब से कोई नया प्रोसेस वो आ गया है, इक्विपमेंट आ गया है। बिफोर लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो उसको भी हम पहले क्या करते हैं? वैलिडेट करते हैं। ठीक है, एग्जांपल है जैसे कि मान लो वैलिडेटिंग अ न्यू टैबलेट कंप्रेशन मशीन, कोई टैबलेट कंप्रेस करने की मशीन आई है और नई मशीन है, नए तरीके से कंप्रेस करती है, तो हम लोग क्या करेंगे? उसको पहले वैलिडेट करेंगे बिफोर स्टार्टिंग कॉमर्शियल प्रोडक्शन। हम पहले उसको क्या करेंगे? एक बैच ऐसे ही निकालेंगे और चेक करेंगे जो भी बैच है या कुछ टैबलेट्स को कंप्रेस करके देखेंगे कि हाँ वो सही से आ रहा है कि नहीं आ रहा, पूरा उसको डॉक्यूमेंट वगैरह करेंगे, हाँ अब ये ठीक है। फिर हम जो बैच प्रिपेयर करेंगे कॉमर्शियल के हिसाब से, फिर हम बैच प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? नाउ एक होता है कॉन्करेंट वैलिडेशन। कॉन्करेंट मतलब होता है साथ साथ में, इसकी हिंदी होती है साथ साथ में। वैलिडेशन कैरिड आउट ड्यूरिंग एक्चुअल प्रोडक्शन, जब प्रोसेस चल रही है उसी समय, एक्चुअल प्रोडक्शन के समय ही जब हम वैलिडेशन करते हैं तो उसे कॉन्करेंट वैलिडेशन करते हैं। क्या पर्पस है इसका? टू कंफर्म द प्रोसेस इज परफॉर्मिंग करेक्टली व्हाइल द प्रोडक्ट इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड। यहां पे हम ये कंफर्मेशन लेते हैं कि भाई जो हमारा प्रोडक्ट है, जो प्रोसेस है, वो परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है सही से। ठीक है ना, ड्यूरिंग प्रोसेस तब भी हम इसको वैलिडेट कर लेते हैं कि हाँ प्रोसेस के दौरान हमारा प्रोसेस सही काम कर रहा है। कब इसका यूज करते हैं? जब प्रोसेस इज ऑलरेडी इन यूज, यानी कि मान लो हमने एक बार वैलिडेट तो कर दिया लेकिन कुछ समय हो गया है तो हम चेक करना चाहते हैं कि जो वैलिडेशन है वो गड़बड़ तो नहीं हुआ है, तो जब ऑलरेडी यूज में तब भी वैलिडेट करते हैं इसको हम लोग। टाइम कंस्ट्रेंट्स प्रिवेंट प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि टाइम कंस्ट्रेंट मतलब समय की कमी होती है तो हम स्टार्टिंग में नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में भी हम लोग ड्यूरिंग प्रोसेस वैलिडेशन करते हैं कि भाई सही से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, एग्जांपल मॉनिटरिंग एंड वैलिडेटिंग 3 बैचेस ऑफ ड्रग प्रोडक्ट ड्यूरिंग रूटीन मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, वो कह रहा है मॉनिटर करेंगे, वैलिडेट करेंगे 3 बैचेस को अलग अलग और देखेंगे ड्यूरिंग प्रोडक्शन वो सही से प्रोड्यूस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। रिट्रोस्पेक्टिव, रिट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन का मतलब क्या होता है? वैलिडेशन यूजिंग हिस्टोरिकल डाटा। आप पहले ही 10, 15, 20 बैच बना चुके हो, अब आप जो पास्ट में आपके बैच बने हैं और जो उनका डाटा होगा आपके पास कि हमारा प्रोडक्ट कैसे बना है, उसके आधार पर जब आप वैलिडेट करते हो। ठीक है, तो फ्रॉम प्रीवियसली मैन्युफैक्चर्ड बैचेस। पर्पस क्या है? टू असेस द कंसिस्टेंसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ एन एस्टैब्लिश प्रोसेस। यहां पे हम केवल ये चेक कर रहे हैं ये जो प्रोसेस को हमने एस्टैब्लिश कर दिया है या पहले से हम इसको लेके चलते चले आ रहे हैं, ठीक है, हो सकता है इस प्रोसेस का पहले वैलिडेशन ना हुआ हो, तो क्या ये वैलिडेट है प्रोसेस? मतलब प्रोडक्ट तो सही बना रहे हैं लेकिन तब भी वैलिडेट तो करें, तो वैलिडेशन है कि नहीं है जो प्रोसेस हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, और उससे ऑलरेडी हम बैच बना चुके हैं, उस केस में हो जाएगा। कब यूज करना है? प्रोडक्ट हैज बीन इन प्रोडक्शन फॉर ए लॉन्ग टाइम, प्रोडक्ट बहुत समय से प्रोडक्शन में था लेकिन वैलिडेट शायद नहीं किया होगा तो वैलिडेट कर लेंगे। नो प्रीवियस वैलिडेशन, अगर पहले से वैलिडेशन नहीं किया है और ना उसका तो कोई डॉक्यूमेंटेशन है लेकिन प्रोडक्ट लगातार बन रहे हैं हमारे या प्रोसेस चल रही है काफी समय से, तो अब जब करेंगे तो उसको कहते हैं रिट्रोस्पेक्टिव। तो उसको करने का तरीका क्या होता है? हम हिस्टोरिकल डाटा उठाते हैं पास्ट का जो हमारा प्रोडक्शन का होता है, उसके हिसाब से वैलिडेशन करते हैं। एग्जांपल यूजिंग बैच रिकॉर्ड, जो बैच के रिकॉर्ड्स हैं वो उठाते हैं, क्वालिटी कंट्रोल रिपोर्ट उठाते हैं, डेविएशन रिपोर्ट्स उठाते हैं कि क्या क्या डेविएशन आए, क्या क्या गड़बड़ी आई है, अगर आई है तो। फ्रॉम पास्ट 10 बैचेस, पिछले 10 बैच उठा करके उसका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं और वहां से फिर उसको वैलिडेट कर देते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि वैलिडेट को अब बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगी, वैलिडेशन मैंने बता दिया। तो वैलिडेशन यहाँ पे क्या मतलब है, अब आपको बातें समझ में आ रही होंगी। तीसरा है रीवैलिडेशन, दोबारा से वैलिडेट करना। रिपीटिशन ऑफ वैलिडेशन टू कंफर्म चेंजेस डिड नॉट अफेक्ट प्रोसेस और प्रोडक्ट क्वालिटी। अगर कोई चेंजेस हुए हैं मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, प्रोसेस के दौरान, तो हम उसको वापस से रीवैलिडेट करते हैं कि कोई गड़बड़ तो नहीं हुई, हमारे फाइनल प्रोडक्ट में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। एग्जाम्पल पर्पस क्या है? टू इंश्योर द प्रोसेस रिमेन अंडर कंट्रोल इवन आफ्टर चेंजेस। अगर कुछ चेंजेस किए हैं हमने, कुछ एक्सिपिएंट वगैरह इंग्रेडिएंट्स को कम ज्यादा किया है, ठीक है, तो पुराने वाला जो वैलिडेशन है वो कामयाब है या नहीं है। ठीक है, जैसे कि यूज्ड चेंज इन रॉ मटेरियल सप्लायर, अगर हमने अपना कोई सप्लायर चेंज किया है रॉ मटेरियल का, तो ऐसा तो नहीं भाई, क्योंकि अगर मान लो मिलावट वाला आ रहा होगा तो फिर हमारा पुराना वाला वैलिडेशन काम नहीं करेगा। चेंज इन इक्विपमेंट और प्रोसेस, हमने कोई नया इक्विपमेंट लेके आए हैं या कोई नया प्रोसेस अपना रहे हैं जो पहले चलता चला आ रहा था, तो हमको वापस से रीवैलिडेट करना पड़ेगा। चेंज इन मैन्युफैक्चरिंग साइट, इवन अगर हमने मैन्युफैक्चरिंग साइट भी बदल दी है, मान लो यहां कर रहे थे अब हम दूसरी जगह चले गए हैं, सेम मशीन सब कुछ है, तब भी वहां पहले हम लोग वैलिडेट करेंगे उसे। ठीक है, एग्जाम्पल रीवैलिडेटिंग अ कोटिंग प्रोसेस, हम रीवैलिडेट कर रहे हैं कोटिंग प्रोसेस को, जो टैबलेट के ऊपर कोटिंग होती है।
आफ्टर अपग्रेडिंग द कोटिंग मशीन, हमने कोटिंग मशीन को अपग्रेड किया, कुछ उसमें नई चीजें लगाई, जब मशीन को अपग्रेड किया, थोड़ा एडवांस लेवल पे आए, तो फिर से रिवैलिडेट करना है। क्लियर है बातें? जैसे मान लो पहले मैनुअल थी और अब वैसी आ गई, कैसी, कंप्यूटराइज आ गई है, मशीन सेम है, तरीका सेम है, लेकिन क्योंकि कंप्यूटराइज है तो इसीलिए हमें एक बार उसे फिर से वैलिडेट करना पड़ेगा। क्लियर है? तो देखो अब ये तो हमको समझ में आया वैलिडेशन कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं, कहां कहां वैलिडेशन कर सकते हैं। तो मैंने कहा वैलिडेशन एक बहुत बड़ा एरिया है, हर जगह वैलिडेशन करते हैं। समझो, प्रोसेस वैलिडेशन यानी कि कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसको हम वैलिडेट करते हैं। ये सुनिश्चित करता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है लीड्स टू अ प्रोडक्ट मीटिंग क्वालिटी स्पेसिफिकेशन। यहां से सुनिश्चित होता है कि जो हमारे प्रोडक्ट बन के आएगा वो क्वालिटी के अकॉर्डिंग ही बन के आएगा। इक्विपमेंट वैलिडेशन, यहां पे हम इक्विपमेंट, जो हमारे इक्विपमेंट हम यूज कर रहे हैं वो सुनिश्चित करते हैं कि जो इक्विपमेंट परफॉर्म कंसिस्टेंटली, हमारे जो इक्विपमेंट है वो कंसिस्टेंटली, लगातार, निरंतर और एक्यूरेटली क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, इक्विपमेंट परफॉर्म कंसिस्टेंटली एंड एक्यूरेटली। ओके, जैसे टैबलेट प्रेस मशीन है या ऑटोक्लेव है, उनको हम वैलिडेट करेंगे। क्लीनिंग वैलिडेशन, जो इक्विपमेंट में हमने काम किया है उसको क्लीन भी तो करना है, तो उसकी प्रोसेस को भी वैलिडेट किया जा रहा है कि कौन सी प्रोसेस और किस तरीके से करें कि हम ये मान के चलेंगे फिर कि हाँ हमारी मशीन अब 100% क्लीन है, नए बैच और नए इंग्रेडिएंट को मिक्स करने के लिए। ठीक है, तो क्लीनिंग वेरीफाइज दैट रेसिड्यूज, रेसिड्यू मतलब जो मशीन के अंदर पाउडर वगैरह कई बार कुछ रह जाता है, फ्रॉम क्लीनिंग एजेंट, ये वेरीफाई करता है दैट रेसिड्यू फ्रॉम क्लीनिंग एजेंट और प्रीवियस बैचेस आर रिमूव्ड, यानी कि दोनों चीजें यहां पर, जिस केमिकल से हम साफ कर रहे हैं उसका कोई अंश उसके अंदर ना रह गया, उसका रेसिड्यू मतलब उसका कोई अंश, या फिर प्रीवियस बैच का कोई अंश उसके अंदर ना रह गया हो। ठीक है, एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन, जो हम लैब में चेक कर रहे हैं जिन प्रोसेस से कि हमारा प्रोडक्ट अब सही है कि नहीं है, उसको भी वैलिडेट करते हैं। इंश्योर टेस्ट मेथड, जिन तरीकों से हम टेस्ट कर रहे हैं उस टेस्ट मेथड को भी वैलिडेट करते हैं, यूज्ड फॉर क्वालिटी कंट्रोल और एक्यूरेट एंड रिप्रोड्यूसिबल। तो मैंने कहा ना वैलिडेट बहुत सारी चीजें होती है, तो ये एक बड़ा एरिया है वैलिडेशन का। देन कंप्यूटर सिस्टम वैलिडेशन, जो कंप्यूटर सिस्टम हम यूज कर रहे हैं, जैसे मान लो हमने उसमें कुछ फीडिंग कर दी है तो एग्जैक्ट उसी के हिसाब से मिक्सिंग या प्रोसेस होगी या नहीं होगी, तो कंप्यूटर सिस्टम को भी वैलिडेट किया जाता है। ये इंश्योर करता है सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम, जो सॉफ्टवेयर और सिस्टम हम यूज कर रहे हैं इन फार्मा ऑपरेशन आर रिलायबल एंड सिक्योर, वो रिलायबल, भरोसे के लायक हैं और सुरक्षित हैं। पैकेजिंग वैलिडेशन, पैकेजिंग की भी वैलिडेशन होती है, ये कंफर्म करता है दैट पैकेजिंग मेंटेन प्रोडक्ट इंटीग्रिटी, कि जिस हिसाब से हम पैकेजिंग कर रहे हैं वो प्रोडक्ट की, हमारे टैबलेट की, कैप्सूल की इंटीग्रिटी यानी कि उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन रखेगा। ठीक है, इंटीग्रिटी, स्टेबिलिटी, इंटीग्रिटी होता है मतलब वो टूट फूट नहीं होगी उसके अंदर, स्टेबिलिटी तो समझते ही हो, मतलब उसके अंदर के जो केमिकल्स हैं वो खराब नहीं होंगे और वो सेफ रहेंगे। तो कौन किस तरीके से पैकेजिंग की जाए इसका वैलिडेशन होता है। इसके अंदर हम लोग लीक टेस्टिंग, चाइल्ड रेजिस्टेंट पैकेजिंग यानी कि बच्चा तो नहीं फाड़ फूड़ के खा ले कहीं टैबलेट को, ठीक है, वैलिडेशन एंड स्टेबिलिटी स्टडीज, ये सब चीजें रहती हैं। तो देख पा रहे हैं आप लोग वैलिडेशन कई एरियाज में करी जाती है। ये बात बार बार क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि कैलिब्रेशन के केस में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, और वैलिडेशन और कैलिब्रेशन का क्लियर कट डिफरेंस आपके दिमाग में होना चाहिए, क्वेश्चन आता है कई बार। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, अब इंपॉर्टेंस तो आप समझ गए होंगे, तो आप मन से लिख सकते हैं एश्योरेंस ऑफ क्वालिटी, रिडक्शन ऑफ क्वालिटी कॉस्ट, जो क्वालिटी कॉस्ट हम चाहते हैं उसमें रिड्यूस हो। ठीक है, जब एरर नहीं होगा तो क्वालिटी कॉस्ट रिड्यूस कर जाएगी। मिनिमल बैच फेलियर कम से कम हो, या इंप्रूव्ड एफिशिएंटली एंड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, मिनिमल बैच फेलियर, इंप्रूव्ड एफिशिएंटली एंड प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी इंक्रीज करे। रिडक्शन इन रिजेक्शन, हमारा प्रोडक्ट कोई रिजेक्ट ना हो, जब सब कुछ अच्छे से होगा, वैलिडेट प्रोसेस से बनेगा तो रिजेक्शन नहीं आएगा। आउटपुट हमारा इंक्रीज हो जाए। फ्यूअर कंप्लेंट ना आए तो ज्यादा अच्छा है ना, अबाउट प्रोसेस रिलेटेड फेलियर, तो वो कंप्लेंट ना आए, ये भी इसकी एक इंपॉर्टेंस है, नहीं आती है। रिड्यूस टेस्टिंग इन प्रोसेस एंड इन फिनिश गुड्स, टेस्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है। ठीक है, फिर उतना ज्यादा हमें कोई रिलायबल होता है कि हम वैलिडेट कर चुके हैं पहले प्रोसेस को, जो प्रोडक्ट बना हमारा ठीक ही है। मोर रैपिड एंड रिलायबल स्टार्टअप ऑफ न्यू इक्विपमेंट, तो मोर रैपिड एंड रिलायबल स्टार्टअप, जो नए इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है, तो उनका जब वैलिडेशन कर देते हैं हमको जल्दी से हम उसको वैलिडेट कर सकते हैं और रिलायबल भरोसा कर सकते हैं कि हाँ ये इक्विपमेंट हमारा काम कर रहा है। इंप्रूव्ड एम्प्लॉय अवेयरनेस ऑफ प्रोसेस, जो एम्प्लॉय होते हैं उनकी भी अवेयरनेस क्या होती है, इंप्रूव होती है किसी प्रोसेस को लेकर के। गवर्नमेंट रेगुलेशन की बात करें तो उसमें भी इसका रोल है वैलिडेशन का, क्यों,
कंप्लायंस विद वैलिडेशन रिक्वायरमेंट, बहुत सारी जगहों पर अनुपालन करना होता है कि वैलिडेशन रिक्वायरमेंट, वहां पे आपको दस्तावेज देने होते हैं कि आप जो भी काम कर रहे हो वो सारे काम आपने पहले वैलिडेट किए हैं या नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको अनुपालन करना पड़ेगा, रूल्स हैं ये, ठीक है। नेसेसरी फॉर ऑब्टेनिंग अप्रूवल टू मैन्युफैक्चर एंड इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट, आपको अप्रूवल लेना है या कोई नया प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, मार्केट में लेके आना है, तो वहां पर वैलिडेशन की जरूरत पड़ती है और भी कई जगहों पे पड़ती है, ठीक है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है। क्लियर? ओके, अब जो वैलिडेशन है, वैलिडेशन में अगर हम लोग सीमित हो जाएं कहां पर, केवल और केवल इक्विपमेंट्स पे, तो उसको हम बोलते हैं क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन इज ए पार्ट ऑफ वैलिडेशन, ये वैलिडेशन का ही पार्ट है, हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है बट क्योंकि जुड़ा हुआ है उससे तो इसीलिए यहां पे इसको समझना है। क्वालिफिकेशन क्या होता है? पार्ट है वैलिडेशन का, इट इज सेम अप्रोच, सारा कुछ सेम जो हमने ऊपर पढ़ा वही है, बट इट इज अप्लाइड टू, ये अप्लाई किस पे होता है? इक्विपमेंट्स पे, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स है, इक्विपमेंट है, उन पे अप्लाई करेंगे। जब उनके ऊपर वैलिडेशन अप्लाई करते हैं तो उसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है कि हमारा इक्विपमेंट क्वालिफाइड है, तब हम उसे वैलिडेट नहीं कहते हैं, ठीक है। इक्विपमेंट, सिस्टम्स और मशीन इंस्टीड ऑफ ए प्रोसेस, हम यहाँ पे किसी प्रोसेस को वैलिडेट, प्रोसेस के लिए क्वालिफिकेशन वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्वालिफिकेशन वर्ड इस्तेमाल करेंगे जब हम वैलिडेट करते हैं किसी इक्विपमेंट, सिस्टम या मशीन को, ठीक है। अब मशीन की बात करें तो टाइप्स ऑफ क्वालिफिकेशन क्या क्या हो सकती हैं? पहला, डिजाइन क्वालिफिकेशन, ठीक है, ये सुनिश्चित करता है दैट द डिजाइन ऑफ इक्विपमेंट और फैसिलिटी, जो भी इक्विपमेंट है या फैसिलिटी है, ठीक है, उसकी जो डिजाइन है, मीट्स द रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन, यानी कि जो स्पेसिफिकेशंस हैं, जो कि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, उसके हिसाब से ही सारी चीजें मेंटेन है। इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन, ये कंफर्म करता है दैट इक्विपमेंट इज इंस्टॉल्ड एज पर मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिकेशन। जब आप इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन करते हो, यानी कि आप ये देखते हो कि हाँ, जैसा मैन्युफैक्चरर ने उसके ऊपर लिख के दिया है, हमने ठीक इक्विपमेंट को वैसे ही इंस्टॉल किया है, अपनी तरफ से कुछ दिमाग नहीं लगाया उसमें। ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन, ये वेरीफाई करता है दैट इक्विपमेंट ऑपरेट विद इन प्री डिफाइंड लिमिट। जब हम ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन यानी वैलिडेशन कर देते हैं तो ये वेरीफाई करता है कि हमारा इक्विपमेंट ऑपरेट कर रहा है प्री डिफाइंड लिमिट, जो हमने उसमें लिमिट सेट करी है, जो स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, उसी के हिसाब से वो काम कर रहा है। परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन, ये कंफर्म करता है दैट सिस्टम कंसिस्टेंटली परफॉर्म एज इंटेंडेड अंडर रियल कंडीशन, यानी कि ये कंफर्म कर रहा है कि जो हमारा सिस्टम है वो लगातार परफॉर्म कर रहा है एज इंटेंडेड, जैसा कि हमने सोचा था या जैसा हमने चाहा था, अंडर रियल कंडीशन। रियल कंडीशन मतलब भाई जो इक्विपमेंट था पहले किसी फैक्ट्री में होगा, बना रहे होंगे, उसे नया होगा, टेस्ट किया होगा, वो लैब में टेस्ट हो गया एक तरह से, या टेस्टिंग डेमो के लिए हमने टेस्ट कर लिया। अब रियल कंडीशन, हमने इक्विपमेंट कहीं भेजा, वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी है, ठीक है, और फिर लेबर के बीच में काम कर रहे हैं, लाइट वहां कैसी है, तो रियल सिचुएशन में जब वो काम करने के लिए आया तो वहां पे ये क्या कर रहा है, सही से काम करता है, तो उसको कहते हैं परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन, जब उसको वैलिडेट करते हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं 4 स्टेजेस होती हैं, एक शुरुआत में डिजाइन आ गया, इंस्टॉल किया, ऑपरेट किया, और फिर फाइनल उसका परफॉर्म को हमने वैलिडेट कर दिया। तो 4 स्टेप में हम इसको वैलिडेट करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वालिफिकेशन कहते हैं। जब मशीन की बात आती है, किसकी बात आती है, मशीन की, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें, इतना ही समझना था क्योंकि ये बहुत ज्यादा हमारे सिलेबस में है नहीं। नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन क्या है, इसको सिंपल समझेंगे। कैलिब्रेशन क्या होता है? तो कैलिब्रेशन का मतलब होता है हम लोग चेक कर रहे हैं, हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं वो रीडिंग सही दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। ध्यान रखना, वो वैलिडेशन था, वहां प्रोसेस और उसकी बात चल रही थी, रीडिंग की बात चल रही है। जैसे कि छोटा सा उदाहरण दूं मैं, अगर जैसे कि आप लोग देखते होंगे, सब्जी वब्जी कभी लेने जाते होंगे तो आप लोग देखते होंगे कि तराजू में कई बार ये लोग क्या करते हैं, कुछ सब्जी तौल रहे हैं, वेजिटेबल, और इस तरफ एक पत्थर रख देते हैं, स्टोन, ऐसा टुकड़ा था, मान लो ये है 250 ग्राम का, ठीक है। तो हम लोग कई बार अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो आपने बोला होगा क्या ये इसका वेट सही है, तो वो कहता भाई साहब आप इसको चेक कर लीजिए। तो उसने कैसे वो 250 ग्राम का स्टोन बनाया होगा, ठीक है ना। तो उसने जैसे स्टोन लिया होगा और एक 250 ग्राम का वेट लिया होगा ओरिजिनल, यानी कि स्टैंडर्ड वेट लिया होगा। क्या लिया होगा, स्टैंडर्ड वेट, अपने दोस्त से मांग लिया होगा। फिर एक तरफ ये रखा होगा, एक तरफ पत्थर लिया होगा। पहले बड़ा पत्थर लिया होगा, ये भारी होगा, थोड़ा सा घिस दिया होगा, फिर भारी होगा, थोड़ा और घिस देगा, फिर फाइनली घिसते घिसते उसके पास इतना
पार्ट बच जाएगा जो कि इसके इक्वल होगा। ये इसने इस पत्थर को क्या कर दिया है, कैलिब्रेट कर दिया है, यानी कि अब इसको जब भी नापोगे तो ये हमको 250 ग्राम ही नाप करके देगा। तो बात समझ में आई, यानी कि ये पत्थर अब रीडिंग सही देगा हमको। दिस इज द कैलिब्रेशन। ओके, तो खैर यहाँ पे पत्थर का एग्जांपल दिया। हमारे लैब में हम बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं और यूज करते करते कई बार क्या होता है, रीडिंग गलत देने लगते हैं तो वो रीडिंग जब गलत देने लगते हैं तो हम टाइम टाइम पर उनको कैलिब्रेट करना पड़ता है। अब कैलिब्रेट का मतलब समझ गए मैंने क्या कहा, कैलिब्रेट का मतलब समझ गए, ठीक है। तो कैलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे दो चीजें जरूरत पड़ेंगी। जिसको कैलिब्रेट कर रहे हैं यानी कि जो हमारे फैक्ट्री में इंस्ट्रूमेंट है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, कैलिब्रेट कर रहे हैं। और ये स्टैंडर्ड, एक हमारे पास स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। इस अपने इक्विपमेंट को हम लोग हमेशा स्टैंडर्ड से ही क्या करते हैं, कंपेयर कराते हैं। ये एक स्टैंडर्ड इक्विपमेंट भी क्वालिटी कंट्रोल लैब में रहता है। समय समय पर हम अपने जो इंस्ट्रूमेंट हमारे रेगुलर यूज में है उसको हम इससे स्टैंडर्डाइज कराते रहते हैं। क्लियर है? तो कैलिब्रेशन का थीम समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। तो क्या कह रहा है, कैलिब्रेशन इज ए प्रोसेस वेयर यू डिटरमाइन, जहां पर आप डिटरमाइन करते हैं इफ एन इंस्ट्रूमेंट, कोई इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस इज प्रोड्यूसिंग एक्यूरेट रिजल्ट और नॉट। हम चेक कर रहे हैं कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस है, वो सही से जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है। द प्रोसेस इन्वॉल्व, इस प्रोसेस हम लोग क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं रीडिंग। हम रीडिंग लेते हैं फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, एंड मेजरिंग इट्स वेरिएशन, और मेजर करते हैं कि भाई इसकी रीडिंग में कितना वेरिएशन है, कितना डिफरेंस आ रहा है फ्रॉम द रीडिंग ऑब्टेन फ्रॉम अ स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट। जो स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट है उसकी रीडिंग से हमारे इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग में कितना डिफरेंस आ रहा है, वो डिफरेंस हम चेक करते हैं। और डिफरेंस होता है तो हम उसे फिर ठीक करते हैं। डिफरेंस क्यों आया वो कारण भी जानने की कोशिश करते हैं, सारे काम करते हैं। इट्स प्राइमरी पर्पस, इसका प्राइमरी पर्पस क्या है, इज टू इंश्योर दैट इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस एक्यूरेट एंड रिलायबल रिजल्ट विद इन स्पेसिफाइड लिमिट। इसका प्राइमरी पर्पस क्या है भाई, जो हम जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं वो स्पेसिफाइड, जिस स्पेसिफाइड मतलब जैसा हम चाहते हैं, जैसा स्पेसिफाई किया हुआ है वही रिजल्ट दें, और सॉरी रिलायबल, भरोसे के लायक रिजल्ट दें। क्लियर है? द इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट विद द नोन एक्यूरेसी, वो इंस्ट्रूमेंट जिसकी एक्यूरेसी हमें पता है उसको हम स्टैंडर्ड्स कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड्स कहते हैं। और जिन इंस्ट्रूमेंट को हम उस स्टैंडर्ड के अगेंस्ट में क्या करते हैं, मेजरमेंट लेते हैं, ठीक है। बाकी यानी कि जो बाकी के दूसरे जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसको हम इसी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट यानी कि इसी स्टैंडर्ड से ही मेजरमेंट लेते हैं, ठीक है। ऑल द अदर इंस्ट्रूमेंट आर मेजर्ड अगेंस्ट दिस स्टैंडर्ड, और इसी स्टैंडर्ड के मैच करते हुए हम दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स को, सॉरी इसी स्टैंडर्ड से दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स की मैचिंग करते हैं, ठीक है, कि वो सही से रिजल्ट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। कैलिब्रेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर जस्टिफाइंग द प्रोसेस ऑफ क्वालिफिकेशन एंड वैलिडेशन। भाई जो हमने ऊपर पढ़ा अभी, कोई प्रोसेस को वैलिडेट कर रहे हैं, अगर हमारे मशीन्स कैलिब्रेट ही नहीं है तो वैलिडेशन का मतलब क्या रह जाएगा फिर, ठीक है। तो इसीलिए क्वालिफिकेशन और वैलिडेशन जो भी हम कर रहे हैं, ठीक, खासकर हम कह सकते हैं क्वालिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पर हमारी मशीन्स आ रही हैं, तो उसके लिए क्या है, पहले उसका कैलिब्रेट होना जरूरी है कि हमारी मशीन्स रीडिंग तो सही दे रहा है कि नहीं दे रहा है। रीडिंग सही दे नहीं रहा, हमने वैलिडेट कर दिया तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। क्या ऑब्जेक्टिव है, ये चेक करता है कि एक्यूरेसी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, हमको पता चल जाता है कैलिब्रेशन से कि हमारा इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट है, टू मेंटेन कंसिस्टेंसी इन प्रोडक्शन क्वालिटी। हम जो भी बैच दर बैच चीजें बनाते हैं उसमें क्या रहती है, क्वालिटी में कंसिस्टेंसी रहती है, एक समानता रहती है। टू कंप्लाई विद रेगुलेशन स्टैंडर्ड, ठीक है। कैलिब्रेट करने का जो हिदायत है वो CGMP, WHO और USP में बोला गया कि आपको समय समय पर करना है। इसका मतलब ये अनुपालन करना हो गया। अगर आप कैलिब्रेशन कर रहे हैं तो रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स का अनुपालन कर रहे हैं, ठीक है। इंश्योर रिलायबिलिटी ऑफ एनालिटिकल रिजल्ट्स इन लैब एंड प्रोडक्शन। अगर आपने कैलिब्रेट कर रखे अपने सारे इंस्ट्रूमेंट जिससे आप टेस्ट करते हैं हमारे फाइनल प्रोडक्ट को, तो यानी कि आप अपने लैब में क्या कर सकते हो, जो भी टेस्टिंग हो रही है उसके ऊपर भरोसा कर सकते हो, ठीक है। ये सुनिश्चित करता है रिलायबिलिटी, भरोसा किसका, एनालिटिकल रिजल्ट का। जो भी आपने एनालिसिस करी है लैब में या प्रोडक्शन में, वो आप मानेंगे हाँ भाई हमारा सब कुछ कैलिब्रेटेड है तो रिजल्ट सारे सही आ रहे होंगे। टू प्रिवेंट प्रोडक्ट रिजेक्शन और फेलियर ड्यू टू मेजरमेंट एरर, ठीक है।
प्रोडक्ट का रिजेक्शन ना हो, फेलियर ना हो मेजरमेंट एरर की वजह से, उसको भी ये कैलिब्रेशन रोकता है। क्लियर? नाउ क्या क्या आप कैलिब्रेट करते हैं? तो इंस्ट्रूमेंट्स, ऑब्वियसली बात है, हम बोलते हैं हाँ मैन्युफैक्चरिंग में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, लेकिन बहुत से बच्चों को पता नहीं है कि क्या इस्तेमाल होती हैं, क्योंकि एक्चुअली ये सारे इंस्ट्रूमेंट अभी हमारे डी फार्मा के सिलेबस में नहीं है। तो बी फार्मा वाले बच्चे तो पढ़ के जब निकलते हैं तब धीरे धीरे उनको इंस्ट्रूमेंट काफ़ी नॉलेज हो जाती है। तो यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट दे रखी है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे टेम्परेचर कंट्रोल डिवाइस, ऑटोक्लेव है, इंक्यूबेटर है, स्टेबिलिटी चैम्बर है, इनको हम क्या करते हैं? कैलिब्रेट करते हैं। बैलेंसेस एंड स्केल फॉर रॉ मटेरियल वेइंग, जो रॉ मटेरियल वगैरह वेट किया जाता है, तो जो जिस भी ऊपर हम वेट करते हैं उनको भी कैलिब्रेट किया जाता है। फॉर सोल्यूशन टेस्टिंग में हम पीएच मीटर का इस्तेमाल करते हैं, उसको भी कैलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, HPLC UPLC सिस्टम होते हैं ड्रग एनालिसिस के लिए। ठीक है, वो है क्रोमेटोग्राफी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, और ये है अल्ट्रा प्यूरिफिकेशन लिक्विड क्रोमेटोग्राफी करके, इसका थोड़ा सा माइंड से उतर रहा है। ठीक है, अल्ट्रा परफॉर्मेंस करके है कुछ, दोनों क्रोमेटोग्राफी हैं। तो जो इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे हैं क्रोमेटोग्राफी के लिए, उसका हम लोग क्या कर रहे हैं? कैलिब्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, डिसोल्यूशन टेस्ट है, जब टैबलेट की टेस्टिंग होती है कि कितनी देर में डिसॉल्व होगा, तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है जिसको हम डिसोल्यूशन टेस्टर कहते हैं। पिपेट्स एंड ब्यूरेट्स जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, देख तो लें कि उसके अंदर जो रीडिंग है वो सब सही है, काम सही कर रहे हैं, लिक्विड मेजरमेंट सही आएगा हमारा। प्रेशर गॉज एंड सेंसर, ठीक है, इन स्टरलाइजेशन प्रोसेस के अंदर प्रेशर गॉज होता है, उसके अंदर हाई प्रेशर पे हम स्टरलाइज करते हैं। सेंसर्स होते हैं, क्या वो सही से रीडिंग दे रहे हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, यूवी विजिबल या इंफ्रारेड जो भी है उसका करते हैं। एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर क्लीन रूम कंडीशन, हमारा रूम क्लीन है कि नहीं है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो उनको भी हम लोग क्या करते हैं? कैलिब्रेट करते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल बताया मैंने कि आप लोग सोचो कि केवल जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, मिक्सर है और ये सब चीज़ें, यही नहीं, ये सब चीज़ों को हम लोग कैलिब्रेट करते हैं जो भी हमारी मशीन्स यूज होती हैं मैन्युफैक्चरिंग में। क्लियर? कैलिब्रेशन करने का तरीका क्या है, प्रोसेस? तो सबसे पहले क्या करेंगे? प्रिपरेशन, यानी कि हम ढूंढेंगे, पता लगाएंगे, आइडेंटिफाई इंस्ट्रूमेंट रिक्वायरिंग कैलिब्रेशन, किस किस इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेशन की जरूरत है। देन डिफाइन कैलिब्रेशन इंटरवल, फिर हम डिफाइन करेंगे कि इस इंस्ट्रूमेंट को कब कब क्या करें? कैलिब्रेट करें। डेली करना है, वीकली करना है, मंथली करना है, साल में एक बार करना है, डिपेंड करता है कि हम उसका यूज कैसा कर रहे हैं, उसके हिसाब से डिसाइड होता है। यूज सर्टिफाइड रेफरेंस स्टैंडर्ड ट्रेसेबल टू NSIT, जिससे हम स्टैंडर्डाइज करेंगे सर्टिफाइड रेफरेंस स्टैंडर्ड, जो सर्टिफाइड हैं, जिनको मान्यता प्राप्त है, उससे ही हम अपने इंस्ट्रूमेंट्स को स्टैंडर्डाइज करते हैं। जैसे कि NIST है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी, या ISO है, इसका नाम सुनते ही होगा, ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, या कोई अदर रिकॉग्नाइज्ड बॉडी है, उसी से ही हम लोग क्या करवाएंगे? अपना जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह है, या उनके माध्यम से जो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास आते हैं, उससे ही हम लोग क्या करेंगे? उसे स्टैंडर्डाइज करेंगे। क्लियर है? यानी कि इसको ऐसे समझो कि आपको स्टैंडर्डाइज करना है, यहाँ पर आप लेट मान लेते हैं कि आपको ऑटोक्लेव को स्टैंडर्डाइज करना है, तो एक स्टैंडर्ड ऑटोक्लेव होगा जो कि किसी संस्था से एकदम सर्टिफाइड होकर के उस पर टैग लग के आया होगा, उससे फिर आप उसको क्या करते हो? वो आपके पास होता है वहां पर, उससे आप उसको समय समय पर क्या करते रहते हो? स्टैंडर्डाइज करते रहते हो। एग्जीक्यूशन, आपने सेट कर लिया, अब आप एग्जीक्यूट करोगे, कंपेयर करोगे इंस्ट्रूमेंट रीडिंग को अगेंस्ट रेफरेंस स्टैंडर्ड, यानी कि रेफरेंस स्टैंडर्ड के साथ अपने इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग को मैच करवाओगे। एडजस्ट इंस्ट्रूमेंट इफ डेविएशन आर फाउंड, अगर कोई आपको लगता है कि रीडिंग गड़बड़ है तो आप उसको एडजस्ट करोगे, स्टैंडर्ड के लेवल पे ले आओगे। देन डॉक्यूमेंट ऑल स्टेप, जो भी स्टेप आपने फॉलो किए हैं वो सारे स्टेप आप लिखित तौर पर डॉक्यूमेंटेड कर दोगे, हाँ ऐसा ऐसा किया, ये सब हुआ, डेविएशन आया, हमने उसे ठीक कर दिया। ठीक है, अब क्योंकि डेविएशन आया है तो हो सकता है वो क्यों आया उसका भी पता लगाते हैं कई बार। ओके, एग्जीक्यूट कर लिया। देन वेरिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, जनरेट कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट, कि हमने कैलिब्रेशन कर दिया है वो सर्टिफिकेट जनरेट करते हैं। लेबल कैलिब्रेटेड इक्विपमेंट, जिस इक्विपमेंट को कैलिब्रेट किया उसके ऊपर वो सर्टिफिकेट लगा दिया विद द नेक्स्ट ड्यू डेट, और लिख देते हैं कि अब अगला ड्यू कब है, कब नेक्स्ट हमको कैलिब्रेट करना है। मेंटेन अ लॉग्स इन कैलिब्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम, जो कैलिब्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम का जो लॉग मतलब रजिस्टर है वहां पर मेंटेन करते हैं कि हाँ हमने ये सब चीजें कर ली हैं। आउट ऑफ टॉलरेंस हैंडलिंग, अगर डेविएशन है, हमारा इंस्ट्रूमेंट कुछ ज्यादा ही गलत है, तो हम उसमें फिर क्या करते हैं? इन्वेस्टिगेट करेंगे, छानबीन करेंगे क्यों हुआ। परफॉर्म करेक्टिव एक्शन, यानी कि रिपेयर या रिप्लेसमेंट कुछ जरूरत है तो वो करेंगे। और एसेस करेंगे इम्पैक्ट ऑन प्रीवियस बैचेस इफ नीडेड, और देखेंगे जो पहले इसने 2-3 बैच निकाल दिए इस
इंस्ट्रूमेंट का यूज करके हमने अपना काम किया था, वो बैच के प्रोडक्ट तो नहीं गड़बड़ हैं, तो वो भी हम लोग चेक कर लेते। दैट इज योर आउट ऑफ टॉलरेंस हैंडलिंग। ठीक है, क्लियर है बातें? तो ये हो गया हमारे पास कैलिब्रेशन का प्रोसेस। देन फ्रीक्वेंसी, सवाल ये आता है कि भाई ये तो खैर मैंने बात कर भी ली कि कब कब हमें कैलिब्रेशन करना चाहिए। तो सवाल है हाउ ऑफन यू कंडक्ट इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन, आपको कब करना है कैलिब्रेशन। ये डिपेंड करेगा अपॉन इट्स टेंडेंसी टू ड्रिफ्ट फ्रॉम ट्रू मेजरमेंट। हमको काम करते करते एक आइडिया हो जाता है कि हमारी वेइंग मशीन है या कोई चीज़ है, वो 2 महीने या हफ्ते भर के बाद रीडिंग थोड़ी सी गड़बड़ देने लगती है, तो उसको कैलिब्रेट करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो किस पे डिपेंड करेगा, उसकी टेंडेंसी कि वो ड्रिफ्ट फ्रॉम द ट्रू मेजरमेंट, कि कब तक या कितने दिनों में ट्रू मेजरमेंट से अपनी रीडिंग्स अलग देने लगता है, एंड हाउ इट इम्पैक्ट द क्वालिटी ऑफ द एंड प्रोडक्ट। और अगर वो ट्रू रीडिंग से थोड़ी गड़बड़ दे भी रहा है, तो हमारा जब उससे उस रीडिंग से हिसाब से जो प्रोडक्ट बन के आएगा, उस प्रोडक्ट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अब मान लो थोड़ा सा इम्पैक्ट नहीं, ना के बराबर पड़ रहा है, तो हम ठीक है कैलकुलेट नहीं करेंगे, थोड़ा टाइम और बढ़ा देंगे। ठीक है, ये चॉइस होती है। तो बेस्ड ऑन बिहेवियर ऑफ ईच इंस्ट्रूमेंट, हर इंस्ट्रूमेंट का बिहेवियर अलग होता है, तो टाइम इंटरवल हम लोग सेट कर सकते हैं वीकली, मंथली, 2 मंथ में, क्वार्टरली, या क्वार्टर मतलब 3-3 महीने में, 6-6 महीने में, या साल भर में एक बार, या आफ्टर एवरी हैवी यूजेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट। या कई बार ऐसा होता है अगर इंस्ट्रूमेंट का कोई हैवी यूज किया है, 100-100 किलो एक साथ मिक्स किया है, तो उसमें कुछ गड़बड़ आने के हमें चांस लगते हैं, तो हर बार हम उसे हर बार यूज करने के बाद उसको कैलिब्रेट करेंगे। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि डेली करना, जब भी यूज करेंगे हर बार कैलिब्रेट करेंगे। या कई बार ऐसा होता है कुछ सेंसिटिव चीजें होती हैं बहुत ज्यादा, देखो यहाँ पे आगे आने वाला है। ये तो हो गया एक जर्नल कि किसी इंस्ट्रूमेंट को कब फ्रीक्वेंसी क्या क्या रहती है। अब सवाल ये है व्हेन शुड द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बी कैलिब्रेटेड, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उनको कब कैलिब्रेट करना चाहिए। ठीक है, तो जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जो मेजरमेंट देते हैं हमको, उनकी जो कब कैलिब्रेट करना चाहिए, वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे पहला फैक्टर है एज सून एज यू ब्रिंग अ न्यू इंस्ट्रूमेंट, जैसे ही आप एक नया इंस्ट्रूमेंट लेके आते हैं, सबसे पहले आप उसे कैलिब्रेट करेंगे। यू शुड कैलिब्रेट इट बिफोर यू टेस्ट इट आउट। ठीक है ना, सबसे पहले आप उसको कैलिब्रेट करना है, इससे पहले कि आप उसे टेस्ट करें। बिफोर एंड आफ्टर यू टेक क्रिटिकल मेजरमेंट। पूरे प्रोसेस के दौरान कई बार क्या होता है, कुछ स्टेप ऐसे होते हैं कि जहां पर हमें जरा सी भी गलती की गुंजाइश नहीं होती है, वो मेजरमेंट क्रिटिकल होते हैं। उस स्थिति में हम लोग उस इंस्ट्रूमेंट का पहले और जब हमने मेजरमेंट कर लिया उसके बाद दोनों बार हम उसका क्या करते हैं, कैलिब्रेशन करके देखते हैं कि भाई रीडिंग सही दे रहा है ये। आफ्टर एनी इंस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल शॉक, मान लो अचानक से शॉर्ट सर्किट हो गया था मशीन के अंदर, या हमारी पूरी मेन लाइन में शॉर्ट सर्किट हो गया था, ठीक है, और अ सिमिलर इवेंट डेट इंक्लूड अ फॉल और बम्प, या हमारी मशीन गिर गई थी, या किसी कोई दूसरी मशीन ले जा रहे थे, उसे टक्कर लग गई थी, झटका लग गया था, तो ऐसी स्थिति में भी हम लोग क्या करते हैं, कैलिब्रेट करते हैं। व्हेन यू सस्पेक्ट दैट एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट बीइंग प्रोड्यूस इज क्वेश्चनेबल, अगर आपको संदेह है, सस्पेक्ट है कि भैया जो एक्यूरेसी है मेजरमेंट की, जो चीज प्रोड्यूस हो रही है वो क्वेश्चनेबल है, कुछ गड़बड़ लग रही है। इफ देयर वर एनी रिपेयर्स और रिक्वालिफिकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, अगर इंस्ट्रूमेंट में कोई रिपेयर हुआ है या उसका वापस से रिक्वालिफिकेशन हुआ, क्वालिफिकेशन हमने ऊपर देखा था, ठीक है, यानी कि वैलिडेशन हुआ है, एज पर इंक्लूडेड एज ए पार्ट ऑफ कैलिब्रेशन शेड्यूल, या फिर जो ऑलरेडी पहले से शेड्यूल दे रखा है तो हमें करना ही करना है। डिपेंडिंग ऑन द टास्क एंड प्रोसेस, कई बार डिपेंड करता है कि वो क्या टास्क कर रहा है, क्या प्रोसेस है। एज सम रिक्वायर कैलिब्रेशन टू बी कंडक्टेड बिफोर द वर्क स्टार्ट, कई बार कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें हमें हर बारी काम शुरू करने से पहले कैलिब्रेशन करना पड़ता है, अकॉर्डिंग टू द मैन्युफैक्चरर्स रिकमेंडेशन, या फिर जिस हिसाब से मैन्युफैक्चरर ने रिकमेंड किया हुआ कि भाई आप इस टाइम पर अपना कैलिब्रेशन करवाइए, तो आपको करना है। तो किसी भी मेजरिंग मशीन, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हो, कई सारी कंडीशंस हैं, डिपेंड करता है कि कब आपको कैलिब्रेशन करना है, वो डिपेंड करेगा कि आप किस कंडीशन या जोन में आ रहे हैं। ठीक है, अब इसमें जो यहाँ पर एक नोट डाला है मैंने, ये नोट आपका, आप एक नॉर्मल 5 मार्क्स का लेंथी क्वेश्चन लिख रहे हैं अगर, उसमें ऐड कर सकते हैं, या इस नोट से आपका एमसीक्यू आने की संभावना रहेगी। जैसे कि जो कैलिब्रेशन के स्टैंडर्ड्स हैं इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मस्ट कंप्लाई विद आईएसओ, उसको आईएसओ का अनुपालन करना होता है। आईएसओ क्या होता है, आईएसओ का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, या फिर आईईसी है, इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन। ये गाइडलाइन देती है टू इंश्योर एक्यूरेसी, ट्रेसिबिलिटी एंड रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस। ठीक है ना, ये 2 संस्थाएं हैं, तो इनके ही हिसाब से आपको क्या करना है,
कैलिब्रेशन करवाना होता है। अब ISO 9001 जो है इस क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट है, गाइडलाइन दे रखी है टू कैलिब्रेट मेजरमेंट, ठीक है, कि हम मेजरमेंट को कैसे कैलिब्रेट करें। और ISO IEC 1725 से कंबाइंड है, इज स्टैंडर्ड फॉर कैलिब्रेशन एंड टेस्टिंग लैब्स। अगर लैब्स के इंस्ट्रूमेंट को टेस्टिंग करनी है तो हम इसके हिसाब से चलते हैं, ठीक है। अब अभी भी अगर कोई कंफ्यूजन है कि भाई कैलिब्रेट कब करेंगे, वैलिडेट कब करेंगे, तो कैलिब्रेट करना है जब आपको एक्यूरेसी पे डाउट है, और वैलिडेट करना है फॉर एश्योरेंस, ठीक है। दिस मीन्स कैलिब्रेट योर इंस्ट्रूमेंट टू इंश्योर दैट देयर एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, ठीक है। कैलिब्रेट द इंस्ट्रूमेंट टू इंश्योर देयर एक्यूरेसी, आप कैलिब्रेट करें कि आपका इंस्ट्रूमेंट जो है वो क्या कर रहा है, एक्यूरेट है और प्रिसाइज है, कि आपके इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी और प्रिसीजन एकदम सटीक चल रही है। और आप वैलिडेट करें योर प्रोसीजर, अपने प्रोसीजर को या सिस्टम को, टू प्रोवाइड एश्योरेंस, ठीक है, कि ये आश्वासन, एक सुनिश्चित करना दैट दे आर फिट फॉर देयर इंटेंडेड यूज, कि जो प्रोसेस आप यूज कर रहे हैं वो जिस चीज के लिए यूज कर रहे हैं उसके लिए वो एकदम फिट है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, कैलिब्रेट करते हैं एक्यूरेसी के लिए, एक्यूरेसी को चेक करने के लिए, वैलिडेट करते हैं एश्योरेंस के लिए, आश्वासन की हाँ जो कर रहे हैं काम वो सटीक ही होने वाला है। क्लियर है बातें? बस इसके बाद जो ऊपर हमने पढ़ा उसको मैंने यहाँ टैबलेट कर दिया आप लोगों के उसके लिए, कि अगर डिफरेंस आता है तो आप लोग ये क्या कर पाएंगे, जैसे डेफिनेशन, पर्पस, फोकस, स्कोप, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जैसे फ्रीक्वेंसी में आ जाएगा, इसको इनिशियली करते हैं, इसे समय समय पर करते हैं, किसको, कैलिब्रेशन को। तो ऊपर जो पॉइंट लिखे हैं बस उसको मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, आपको तोड़ दिया है, ताकि ये क्वेश्चन जो आता है कई बार 3 नंबर में आता है डायरेक्ट, डिफरेंस बिटवीन वैलिडेशन कैलिब्रेशन, तो उसमें आप कम से कम 6-7 पॉइंट याद कर सकें, ठीक है। क्लियर है? ओके, दिस इज ऑल अबाउट द कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन एंड चैप्टर नंबर 6 ऑफ फार्मास्यूटिक्स। ओके, तो करना क्या है, आपको चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, इसके नोट्स डाउनलोड कर लेंगे, वीडियो के लिंक में इसके नोट्स का लिंक दिया हुआ PDF का, वहां से डाउनलोड कर लेंगे, पढ़ाई करेंगे। कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कॉल करेंगे, और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे ऐप के थ्रू तो प्ले स्टोर पर जाके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और ऐप को लेकर के भी कोई प्रॉब्लम आती है या जानकारी चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। ओके, तो करना क्या है, पढ़िए, रिवाइज कीजिए, ऑल द बेस्ट।